नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है वो है ब्राह्मण वोट बैंक का मुद्दा, क्योंकि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के खींचतान लगातार दिख रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच भगवान परशुराम की प्रतिमा को लेकर के ही विवाद पैदा हो गया। इस बीच ब्राह्मणों के मुद्दे पर सोई सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी अब जाग गई है। सुल्तानपुर से विधायक देवमणि द्विवेदी की चिट्ठी विधानसभा सचिवालय से लीक होने के बाद अब पार्टी को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा है। यूपी में ब्राह्मणों की हत्या के मामले में देवमणि द्विवेदी ने विधानसभा सचिवालय को अल्पकालिक प्रश्न भेजा था। इसमें द्विवेदी ने यह जानने की मांग की है कि पिछले 3 वर्षों में कितने ब्राह्मण मारे गए और इस अवधि में कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए। उन्होंने ये जानने की भी कोशिश की है कि कितने मामलों में पुलिस आरोपियों को सजा दिलाने में सफल रही है। विधायक ने आगे ये भी पूछा है कि क्या राज्य सरकार ने ब्राह्मणों को सुरक्षा देने के लिए कोई योजना बनाई है या नहीं, और क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर ब्राह्मणों को हथियार का लाइसेंस प्रदान करेगी। उन्होंने योगी सरकार से उन ब्राह्मणों की संख्या के बारे में भी पूछ लिया है जिन्होंने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, उनसे और उनमें से कितनों को अनुमति दी गई है। विधायी इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि किसी विधायक ने ऐसा सवाल किया हो जो कि पूरी तरह से जातिवादी है। उधर बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी का यह दावा है कि अब पार्टी प्रदेश के गरीब ब्राह्मणों का बीमा करवाएगी। उमेश द्विवेदी ये कहते हैं कि इसके लिए पार्टी ने प्रस्ताव को तैयार किया है और बीमा का प्रस्ताव लगभग बनकर तैयार हो चुका है और जब जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने इसको रखा जाएगा। अब जीवन बीमा ही नहीं बल्कि बीजेपी ब्राह्मणों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की भी स्कीम लेकर के आने वाली है, अब जिससे उन्हें इलाज में काफी सहूलियत मिलेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने बीजेपी के इस ऐलान का स्वागत तंज कसते हुए किया और यह भी कहा कि कहीं ये जुमला साबित ना हो जाए। कांग्रेस ने इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की चाल बताया तो फिर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोल दिया। मायावती ने यह कहा कि यूपी सरकार पहले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराने के बाद कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर के अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण की हत्या पर अब सरकार जवाब देगी, क्योंकि ये सवाल तो खुद उनके विधायक ने पूछा है। क्या यूपी में ब्राह्मणों के सहारे ही 2022 की राजगद्दी मिलेगी, ये सभी पार्टियों से सवाल है। और आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ हम करेंगे आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में हम अपने मेहमानों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। जाति के बंधन से बंधी यूपी की सत्ता के सिंहासन की डोर को हर कोई अपने हिसाब से खींचने को आतुर है। अलग अलग जाति की राजनीति करने वालों के कंठ से ब्राह्मणों के सम्मान का आलाप सुनाई देने लगा है। पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए परशुराम की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया तो पहली ही फुर्सत में बीएसपी प्रमुख मायावती ने खुद को ब्राह्मण हितैषी बताते हुए सत्ता में आते ही ब्राह्मण पुरोधाओं के नाम पर अस्पताल खुलवाने का ऐलान कर दिया। इन सब के बीच निगाहें टिकी थी सत्ताधारी पार्टी पर। लंबे वक्त तक चुप्पी साध कर रखने वाली बीजेपी ने जब शब्दों का बांध तोड़ा तो ब्राह्मणों के लिए मानो खजाना ही खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवमणि द्विवेदी ज्यादा चिंतित और परेशान नजर आए। इस दौरान देवमणि का चिंतामणि रूप सामने आ गया। उनकी एक चिट्ठी वायरल हो गई जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार से झोला भरकर सवाल पूछ लिए। 3 साल बेमिसाल का दावा करने वाली पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी से पिछले 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा मांगा और उसका केंद्र ब्राह्मणों पर अत्याचार रहा। देवमणि द्विवेदी ने सरकार से पूछ लिया है कि बताइए 3 बरस में कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई और उन पर कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या हुआ। यूपी सरकार अपने ही विधायक के यक्ष प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही थी कि तभी बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी युधिष्ठिर बन गए और यक्ष प्रश्न का उत्तर अनोखे अंदाज में दिया और साथ मिलाए ब्राह्मणों के लिए मेगा प्लान। नहीं, ब्राह्मणों के जो बुनियादी ढांचा के लिए जो कुछ करना चाहिए बीजेपी लगातार कर रही है। तमाम सारी पार्टियां आई, तमाम लोगों ने तमाम तरह के नारा दिए, आज भी लोग नारा दे रहे हैं, लेकिन आखिर 10% आरक्षण किसने दिया? उस फॉरवर्ड में तो ब्राह्मण भी शामिल है।
हमने पूरे देश के लिए किया। तमाम लोग प्रदेश में चिल्ला रहे हैं, कहीं नाली खड़ंजा में और यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो हमने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम उनके लिए बेहतरी के लिए कि वो मजबूत हों, उनको नौकरियां मिले। आज आप देखिए कि यही उसमें आयोग में एक जात विशेष की भर्ती होती थी, सिपाही में जात विशेष की, शिक्षा में जात विशेष की, लेकिन आज हमने उसको सबको क्रेडिट किया। अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, सक्षम हैं, तो उनको स्थान मिल रहा है। इतने से वो संतुष्ट हैं कि भाई हमें हमारा हक न मारा जाए। वो बीजेपी बेहतर ढंग से कर रही है और आगे भी तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर खत्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाए, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए, इस पे तमाम सारा काम चल रहा है। बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने ब्राह्मणों के लिए एक प्लान बना भी लिया और सार्वजनिक भी कर दिया, जिसमें बीजेपी की गरीब ब्राह्मण बीमा पॉलिसी का जिक्र था। यही नहीं, ब्राह्मण वोट बैंक में बढ़त की चाहत में एमएलसी उमेश द्विवेदी ने बता दिया कि ब्राह्मणों के लिए जीवन बीमा के साथ साथ इंश्योरेंस की पूरी व्यवस्था बीजेपी करने जा रही है। और तो और इस बाबत प्रस्ताव को सीएम साहब के पटल पर रखने का आश्वासन भी दे दिया। बीजेपी की ब्राह्मण पॉलिसी पर पहली ही फुर्सत में दलित चिंतक और बीएसपी प्रमुख मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी और लिखा कि गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराने की यूपी सरकार की बात सिर्फ अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश भर है, जबकि ब्राह्मण समाज बीमा से पहले मान सम्मान की गारंटी चाहता है। वहीं आजादी के बाद से अब तक ब्राह्मणों की झंडे बरदार रही कांग्रेस पार्टी भी हमलावर हो गई। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने मोर्चा संभालते हुए यूपी सरकार पर हमला बोल दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि ब्राह्मण उसके राज्य में सुरक्षित नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का बीमा कराने की बात कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सुरक्षा देने में नाकारा और निकम्मी साबित हो रही है, इसीलिए वो बीमा कराने की बात कर रही है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, इस पर आज तक तो विपक्ष ही सवाल पूछता आया सरकार से, पर पहली बार सत्ता पक्ष के एक विधायक ने सरकार से ही सवाल पूछ लिया और मुख्यमंत्री जी से ब्यौरा मांग लिया कि पिछले 3.5 वर्षों में अपराध कितना बढ़ा। ये भी सवाल सत्ता पक्ष के विधायक ने उठाया कि क्या वजह है कि एक ही जाति विशेष के लोग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं मानती हूं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, पर क्या एक ही जात के लोग अपराधी होते हैं? ये सवाल अगर प्रदेश में उठ रहा है और अब तो सत्ता पक्ष के विधायक इस सवाल को उठा रहे हैं। वहीं परशुराम की प्रतिमा के सहारे अपनी चुनावी नैया में ब्राह्मणों को सवार करने की मनोकामना करने वाली समाजवादी पार्टी भी तिलमिला गई और पूर्व मंत्री और सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। न करें। और इतना और कहना चाहूंगा कि अगर ये भी जुमला निकला, अगर ये वादा आपने नहीं पूरा किया, बिल्कुल कर दीजिए, कल कर दीजिए, परसों कर दीजिए, नहीं तो 1 महीने का वक्त आपको दे रहे हैं, आप 1 महीने के अंदर अंदर कर दीजिए। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जाकर के मैं विरोध करूंगा और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो आपने उमेश द्विवेदी जी ने कहा, वो नहीं किया। फिलहाल यूपी में सियासत का चौसर बिछ चुका है और सभी दल अपने अपने दांव पेच से ब्राह्मणों की हिफाजत के खेवनहार बन रहे हैं। फिलहाल चुनावी दौर में ब्राह्मण किस दल की नैया का खेवनहार बनते हैं, ये 2022 में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट को दिखाने का हमारा मकसद यही था कि आप ये देख लें और समझ लें कि दरअसल ये जो पूरा प्रकरण है वो कैसे शुरू हुआ और उस पर अब क्या क्या और क्या कुछ इन तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। और आज डिबेट यहीं से खोलते हैं क्योंकि तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सवाल आपको पता है, उन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों का परिचय मैं आपके साथ सबसे पहले करवा देता हूं। महेंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। महेंद्र पाल सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
महेंद्रपाल सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए तमाम जो विषय हैं वो अब खुल करके सामने आ रहे हैं और अब तो आपके ही पार्टी के विधायक ये पूछ रहे हैं कि 3 साल में बता दीजिए कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, क्योंकि पत्र तो अब लीक हो गया है। कैसे इसको देखा जाए और क्या ये माना जाए कि अब आपके ही पार्टी के अंदर से ये सुर उठने लगा है ब्राह्मणों को लेकर के? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण तो सबके लिए सदैव पूजनीय रहा है। हमने गौ और ब्राह्मण की पूजा की है और सनातन धर्म से ये होता चला आ रहा है। जहाँ तक इनके प्रश्न पूछने का, जो हमारे बीजेपी के विधायक जी जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो तो सामने आ जाएगा कि कितने लोगों पर कैसे किस तरह की कार्रवाई हुई है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसा कि अभी इसी में आया कि अपराधियों की कोई जांच नहीं होती है, तो और जब अपराधियों की कोई जांच नहीं होती है तो उसमें मैं क्या कहूँ। जैसे अभी बिकरू कांड को आप ले लीजिए, जहाँ पर सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या होती है, उसके पहले राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या होती है। ये विकास दुबे, ये जो अपराधी 20 साल से, मैंने पहले भी डिबेट में इस चीज़ को कहा था कि ये जो पला बढ़ा, ये बसपा और सपा की सरकारों में ये लोग केवल पनाह देने का कार्य करते हैं। आज वही विकास दुबे भारतीय जनता पार्टी में, उसको पनाह नहीं मिला तो कार्रवाई हुई उसके ऊपर। अब इसको कोई जोड़ करके ये देखे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, तो मैं इसको एक तरफ से मैं इसको खारिज करता हूँ। ये चीज़ सरासर गलत है। नहीं, लेकिन महेंद्रपाल सिंह जी, कोई ये बात और कहता, मान लीजिए उमाशंकर पांडे जी इस बात को कहते, अभिषेक मिश्रा जी अगर इस बात को कहते, तो मैं मानता कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं आपके, आपसे सवाल पूछ रहे हैं इस तरीके का। आपके ही पार्टी के अगर एक विधायक, और वो भी पत्र लिख करके ये पूछ रहे हो कि 3 साल का ब्यौरा दे दीजिए, तो क्या ये मान लिया जाए ये कि ब्राह्मणों को लेकर के जो स्थितियां हैं वो अब आपके पार्टी के अंदर से ही पूछा जा रहा है? बताएं भाई, कितनी हत्याएं हुई हैं? और अगर ऐसा है तो मुझे लग रहा है कि शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष का कोई विधायक, वो भी एक जाति विशेष के बारे में पूरा पूछ रहा है कि बताइए कितनी हत्याएं हुई हैं। इसके क्या मायने समझे जाएं? लोकतंत्र में सबको अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर पूछ रहे हैं तो उनको उसका जवाब मिलेगा, वो सामने आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने ब्राह्मणों की हत्या कराई या क्या हुआ, कितने इनकाउंटर हुए, सब सामने आ जाएगा। अभिषेक मिश्रा जी, आपका कमेंट। जी, आयुष जी अभी खुद ही मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने ब्राह्मणों की हत्याएं कराई, ये सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें अब मैं क्या बोलूं, ये तो इनके विधायक हैं, स्वयं ने सवाल उठाया है। तो और हो सकता है किसी के इशारे पे सवाल उठा हो सकता है अंदर ही कोई राजनीति चल रही हो इनके यहाँ, हो सकता है लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी से विश्वास कम हो रहा हो, या हो सकता है जो विधायक है उनको एक डर सता रहा हो कि आखिर 4 साल का वक्त बीत रहा है, हमने काम कुछ किया नहीं, अब जनता के बीच जाना है, तो जनता के बीच कैसे जाएंगे? तो मैं तो कहता हूं अगर इनको सच में विधायकों को दर्द है तो नियम 56 से भी सवाल से पूछने से नहीं होगा। ये सेशन शुरू हो रहा है, कम ओपनली सारे लोग कम से कम अपना इस्तीफा दे, इस्तीफा दर्ज कराएं। बाकी भी साथी माननीय महेंद्रपाल जी से भी निवेदन होगा, आप भी इस्तीफा दीजिए और सांकेतिक को मैं नहीं कह रहा कि सच में दे दीजिए, लेकिन सांकेतिक तो दीजिए, कम से कम लोग अपनी बात से तो कहें। उमाशंकर पांडे जी, हेलो, उनका बार बार उससे जो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। जी आयुष जी, अब उनका उमाशंकर पांडे जी, महेंद्रपाल सिंह जी कह रहे हैं भाई इंतजार कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि अब सवाल पूछा गया है तो जवाब आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे ना जोड़कर देखें कि ब्राह्मणों को लेकर के जो स्थितियां हैं बहुत खराब उत्तर प्रदेश के अंदर है। देखिए आयुष जी, जब स्थिति इस कदर भयानक हो जाए कि घर का ही सदस्य बाहर निकलकर कहने लगे कि नहीं ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश को ये समझ में आ गया है कि वास्तव में स्थिति कितनी भयानक है। और ये एक निश्चित मानसिकता के अंतर्गत हो रहा है। वो मानसिकता उत्तर प्रदेश के सत्ताधीश का है। वो मानसिकता उत्तर प्रदेश के सत्ताधीश द्वारा
सत्ता पाने के पहले एक संगठन बनाकर चलाए जा रहे गुंडागर्दी की मानसिकता के कारण है। एक जो जातियों के बीच जहर और विद्वेष फैलाकर स्वयं को बड़ा बनाने की जो कोशिश होती है, उस कोशिश के दम पर सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रदेश के मुखिया की मानसिकता के कारण है। वो मानसिकता जो हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से पूरे प्रदेश में फैलाने का काम योगी जी ने सत्ता के पहले किया था, आज वही मानसिकता ब्राह्मणों के ऊपर प्रहार बनकर टूट रहा है, कहर बनकर टूट रहा है। गांवों में यह चर्चा है, गलियों में यह परिचर्चा है, शहरों के नुक्कड़ों पर यह चर्चा पर चर्चा है कि अब योगी जी की सरकार है, अब राजपूतों की सरकार है, अब ब्राह्मणों पर अत्याचार होने ही चाहिए, अब नहीं होंगे तो कब होंगे। पूरे प्रदेश में आप कहीं भी सर्वे कराइए आयुष जी, हर जगह एक ही चर्चा है कि ये राजपूतों की सरकार है, ये योगी जी की सरकार है, हिंदू युवा वाहिनी की सरकार है। और ये जो मानसिकता फैली है, इसी मानसिकता ने ब्राह्मणों पर अत्याचार किए हैं, ब्राह्मणों पे लगातार प्रहार किए हैं, ब्राह्मणों की बहन बेटियों के इज्जत को खतरे में डाला है। इसी मानसिकता ने ब्राह्मणों के अलावा संजीत यादव जैसे हत्याकांड को क्रियान्वित किया है, उन्नाव जैसी हत्याकांड को सबके सामने लाया है, शाहजहांपुर की जैसी घटनाओं को सबके सामने लाया है। यही वो मानसिकता है जहां पर सत्ता का डर सिर्फ उन लोगों के दिलो दिमाग में है। महेंद्रपाल सिंह जी जवाब दीजिए, और जवाब इसलिए भी आपको देना होगा क्योंकि कोई और नहीं बल्कि आपके अपनी पार्टी की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, और अगर एक पत्र लिखा जा रहा है तो फिर विपक्षियों को तो आप लोग खुद मौका दे रहे हैं कि ये सवाल उठाएं आपके ऊपर। ये स्थिति क्यों आई कि आपके एक विधायक को लिखना पड़ गया कि बता दीजिए 3 साल में क्या हुआ ब्राह्मणों के साथ? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि जो है लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो पूछ सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या उनका महेंद्रपाल सिंह जी, लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन ये पूछा जा सकता है ना कि भाई हत्याएं कितनी हुई ये बता दीजिए, लेकिन स्पेसिफिक कोड अनकोड करके लिखा जाए कि ब्राह्मणों की हत्याएं कितनी हुई तो सवाल उठेंगे ना। इन लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? विपक्षी पार्टियां हैं भाई, प्रदेश के अंदर स्थितियां अगर विकट होंगी तो हर कोई उठाएगा सवाल। और क्या ब्राह्मणों को लेकर के आप लोगों की तरफ से जो स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए? नहीं, ये दर्द देखिए भी नागरिक मरेगा, हमें दर्द होगा। कैसी आप बात कर रहे हैं? आ रहा हूं, एक सेकंड वाली बात है, आ रहा हूं। महेंद्रपाल सिंह जी को बोलने दीजिए कि सत्ता पक्ष का विधायक है, लोग उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, महेंद्रपाल सिंह जी को बोलने दीजिए। सत्ता पक्ष में थोड़ा सुनते हैं ना उनका वर्जन क्या है। महेंद्रपाल सिंह जी, भाई विपक्षी पार्टी हो या कोई भी हो, प्रदेश के अंदर अगर कुछ गलत होगा तो सब आवाज उठाएंगे। सत्ता आपके पास में है ना, और आपकी ही पार्टी के विधायक पूछ रहे हैं। मेरा सवाल बार बार वही है, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है, पूछिए, लेकिन ये कहकर कि भाई ब्राह्मणों की कितनी हत्याएं हुई 3 साल के अंदर, अगर ये सवाल उठेगा तो जो विपक्षी पार्टियां कहती रही उस आरोपों में फिर दम मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों हुआ? मेरा सवाल ये है। अगर किसी अपराधी, चाहे वो ब्राह्मण हो या चाहे किसी जाति वर्ग से आ रहा है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो इन लोगों को अगर ये ब्राह्मण विरोधी लगता है तो ये लोग अपना चश्मा हटावें, जिस चश्मे से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ब्राह्मण का इंश्योरेंस कराने की बात पर इन लोगों के पेट में जो दर्द हो रहा है, ये दर्द नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरा 125 करोड़ देशवासियों का। महेंद्रपाल सिंह जी, अभिषेक मिश्रा जी ने तो बड़ा स्वागत किया, वो तो कह रहे हैं आप कल ही कर दीजिए, वो तो कह रहे हैं आप कल ही कर दीजिए, और अगर नहीं करेंगे तो वो विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। भाई करिए, क्यों नहीं किया? 3 साल हो गया, अब याद क्यों आ रही है कि इंश्योरेंस होना चाहिए? अब क्यों ये सवाल उठ रहा है कि कितनी हत्याएं हुई, उसका जवाब लिखित में दीजिए। महेंद्रपाल सिंह जी, थोड़ा टाइमिंग को लेकर के भी तो सवाल उठेंगे ना। महेंद्रपाल सिंह जी, एक बार कंप्लीट करें जल्दी से। अभिषेक जी, मैं आ रहा हूं। आयुष जी, मेरा एक प्रश्न है महेंद्र जी से। जी, उमाशंकर जी, एक सेकंड, महेंद्रपाल जी की बात कंप्लीट होने दें। महेंद्रपाल जी, आयुष जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। जी, उमाशंकर जी, एक सेकंड, महेंद्र जी की बात कंप्लीट हो जाए। पता ही नहीं है महेंद्रपाल जी, मैं कह रहा हूं इनको पता ही नहीं है, भारतीय इनको पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं इनको देखना चाहिए, इनको अपने जो है ज्ञान चक्षु खोलना चाहिए।
प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति का सबका बीमा कराया है। प्रधानमंत्री कौन सी स्कीम है? सुरक्षा बीमा कौन सी योजना के स्कीम है? माध्यम से। अब ये लोग अगर उसको किसी दूसरे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से हर व्यक्ति का बीमा हुआ है। इस नाम की कोई योजना नहीं चलती, इनको पता नहीं है। चलिए अभिषेक मिश्रा जी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जी। चलिए महेंद्र मुझे पाल जरा जी, जवाब। प्रधानमंत्री के बीमा में नहीं आयुष जाते हैं, जी। लेकिन अब आप लोगों ने ब्राह्मणों के बीमा की बात कर दी है, तो थोड़ा उस पर भी जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी जवाब दीजिए। आयुष जी 2-3 बात नहीं तो ब्राह्मणों के बीमा की बात नहीं है, सबका बीमा हुआ है। महेंद्र पाल जी, हर व्यक्ति का, हर जाति वर्ग, हर धर्म के लोगों का अरे बीमा महेंद्र हुआ पाल है। सिंह जी, जब सबका बीमा हो गया तो भाई, फिर जवाब स्पेसिफिक तो बीमा लें। की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आपके जो है एमएलसी इस बात को कह रहे हैं कि बीमा हम करेंगे स्पेशल ब्राह्मणों का, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है? अगर प्रधानमंत्री का बीमा इतना ही कारगर है तो दूसरे बीमा की जरूरत क्या है? ये भी सवाल काउंटर आपके सामने आएगा। अभिषेक जी। आयुष जी मैं सबसे पहले एक सवाल कहना चाहूंगा कि जो ये बता रहे क्रिमिनल्स को मारने के लिए, मैंने भी कहा कि क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती। क्रिमिनल को अगर इनको लगता है मारने का दर्द आज उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में अबाउट 3.5 करोड़ ब्राह्मण आंदोलित है, तो इस वजह से नहीं कि क्रिमिनल मारा जा रहा है। क्रिमिनल को कोई नहीं पसंद करता, हर आदमी उसका विरोध करता। तो पहली चीज तो यह है कि उसको मुद्दे को, जो बात है, जो लोगों में परसेप्शन है, जो लोगों में दर्द है, जो लोगों को अपमान महसूस हो रहा है, अन्याय महसूस हो रहा है, उसको क्रिमिनल के मुद्दे तक न ले जाएं। पता नहीं क्यों ब्राह्मण की बात आती है आजकल भारतीय जनता पार्टी वालों के दिमाग में सिर्फ क्रिमिनल शब्द आ जाता है। तो इनको मैं बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण क्रिमिनल नहीं होता है। दूसरी बात जो इन्होंने अभी बात कही, इस नाम की कोई योजना नहीं चल रही हिंदुस्तान में। आयुष्मान भारत के नाम से जरूर एक योजना चल रही है, और मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि इनके प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उस पर विश्वास इनको नहीं है। वो योजना कहीं नहीं पहुंच रही है, वो योजना पूरी तरह फेल हो गई है, कोलैप्स हो गई है, लोगों को सुविधा नहीं मिली। इसलिए प्रदेश सरकार एक नई योजना लाएगी और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए लाएगी। तो अगर इन्होंने ये उद्घाटन किया है, अगर ये इन्होंने घोषणा की है, तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसको कर दें। वरना होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणा करना जानती है, काम कुछ नहीं करना जानती। अगर आप अभी पूछिए इनसे शिक्षा के बारे में, तो आपको बताएंगे मंदिर और मस्जिद के बारे में। आप इनसे स्वास्थ्य पॉलिसी के बारे में, कोरोना के बारे में पूछिए तो बताएंगे कि दिवाली पे तो बिजली मिलती नहीं है, रमजान और ईद पे बिजली मिलती है। फिर इनसे कोई सवाल उठा लीजिए पुलिस और प्रशासन पे, तो ये बताएंगे कि भाई साहब आप कैसी बात करते हैं। आप देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान तो बहुत पीछे हो गया, हम तो बहुत आगे हो गए। ये सिर्फ मुद्दे बहकाना जानते हैं, इनके अलावा कोई काम नहीं। मैं कहता हूं अगर आप सच में लाने जा रहे हैं इंश्योरेंस, तो सच है प्रधानमंत्री की योजना पूरी तरह फेल है। प्रदेश सरकार ने निर्णय ठीक लिया कि अगर वो दूसरे आप लाना चाहते हैं लाएं, लेकिन जल्दी ले आएं। ऐसा ना उसकी भी तारीख नहीं बताएंगे, उसको जल्दी से जल्दी कर दीजिए। आप एक दिन में कर दीजिए, हाउस शुरू होने जा रहा है 2 दिन बाद, हाउस में पास कर दीजिए स्कीम को और उसकी घोषणा कर दीजिए। मैं स्वागत करूंगा उसका। उमाशंकर पांडे जी क्या पूछना चाह रहे थे आप? उन्होंने आयुष्मान का नाम लिया है ना जी। देखिए मैं आयुष जी, उमेश द्विवेदी द्वारा की गई इस डिमांड के पीछे भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मणों के लिए छिपी हुई धमकी देख रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि सरकार ब्राह्मणों का बीमा करा दे, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार और हत्याएं इस सरकार में ब्राह्मणों की ही हो रही हैं और होंगी भी। ये कहीं ना कहीं धमकी भी है। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये मान लिया जाना चाहिए कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका एक धमकी थी कि अपनी बेटी को भाजपा से बचाओ, वैसे ही इनके विधायक का ये एक धमकी है ब्राह्मणों के लिए कि अपना अपना बीमा करा लो, क्योंकि योगी सरकार में कोई ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। ये धमकी है और ब्राह्मण इस धमकी को अच्छी तरीके से समझ रहा है। आप समझिए, अपराधी जो विधायक जी कह रहे हैं, अपराधी क्या ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण अपराधी है? इनको और कहीं अपराध नहीं दिख रहा है? जहां और अपराध है, 1-2 नाम मैं ले लेता हूं। स्वयं योगी जी के ऊपर तमाम संगीन मामलों में अपराध दर्ज है और चिन्मयानंद जी के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज था, लेकिन इन्होंने वो मुकदमे हटा लिए।
उनमें इनको अपराध और अपराधी नजर नहीं आया। इनको केवल ब्राह्मणों में अपराध नजर आ रहा है, वो भी ऐसे ब्राह्मण जिनके ऊपर 8 साल से कोई एफआईआर ही नहीं दर्ज हुआ। जो 3 साल से बिस्तर पर है उसको भी उठाकर इन्होंने इनकाउंटर कर दिया। मैं बात कर रहा हूं हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे की। 8 साल से कोई एफआईआर नहीं था, वो अपनी मदर का इलाज करा रहे थे और उनको इनकाउंटर कर दिया। उनमें तो इनको अपराधी नजर आता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो योगी जी के सजातीय लोग हैं, उनमें इनको अपराध और अपराधी नजर नहीं आता। उसको तो उसके ऊपर 70, 80, 90 अपराध तक दर्ज है, लेकिन उनकी न तो गाड़ी पलटती है, न वो पुलिस का पिस्टल छीन के भागते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। ये कहते हैं मेरा अपराधी तो ठीक है, अगले का अपराधी तो ठोक दो। ये जो मेरा अपराधी और तेरा अपराधी की नीति है, ये गलत है। इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है। अपराधी अपराधी होता है, सबके लिए मेरा अपराधी तेरा अपराधी भी नहीं, और जाति के चश्मे से भी उसको नहीं देखना चाहिए। मयंक पाल सिंह जी से जवाब लेते हैं। उमाशंकर जी चलिए जवाब ले लेते हैं। किसी एक जाति विशेष का नहीं होता। मयंक पाल सिंह जी जवाब दीजिए। आप कह रहे थे भाई विपक्षियों को क्यों दर्द हो रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है। ये सवाल है आपके लिए। देखिए, दर्द तो होना स्वाभाविक है। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है 2014 से, हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों कांग्रेस की सरकारों में इन लोगों ने गरीबों को आवास नहीं दे दिया, क्यों इन्होंने शौचालय नहीं दे दिया, क्यों इन्होंने 70 साल से जो घर बेहाल से जिनके घर बिजली नहीं पहुंची थी, क्यों नहीं बिजली इन लोगों ने दे दिया। ये उत्तर प्रदेश। मयंक सिंह जी फिर आपके विधायक को पूछने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए सवाल घूम फिर करके मयंक पाल जी फिर वहीं आ जाएगा। मयंक पाल जी सवाल फिर घूम फिर कर वहीं आ जाएगा कि आपके विधायक को ये पूछने की जरूरत क्यों पड़ गई कि कितनी हत्याएं हो गई ब्राह्मणों की। 3 साल का ब्यौरा दे दीजिए। और अगर पूछ रहे हैं तो हत्याएं हुई होंगी, ब्राह्मणों की हत्याएं हुई होंगी, इसीलिए पूछ रहे हैं वो। वरना वो ये भी पूछ सकते थे कि प्रदेश में हत्याएं कितनी हुई, आप ये बता दीजिए। आपके विधायक ये भी पूछ सकते थे कि प्रदेश में कितनी हत्याएं हुई या उनके क्षेत्र में कितनी हत्याएं हुई, वो ये भी पूछ सकते थे। लेकिन अगर वो ये पूछें कि ब्राह्मणों की कितनी हत्याएं हुई, तो जो सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठ रहा है वो सीधे सीधे उसका जो जवाब है वो आपको ही देना होगा। और क्या ये माना जाए कि ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है आपके समय में और आपके शासन के अंदर? जो आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही, वही बात आपके विधायक पूछ रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षित है आयुष जी, बिल्कुल सुरक्षित है। ब्राह्मण नहीं, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित हैं। आपके विधायक ने सवाल क्यों पूछा हत्याओं को लेकर के, और वो भी ब्राह्मणों की हत्याओं को लेकर क्यों पूछा? मेरा सीधा सवाल है, उसका आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मेरा काउंटर ये है, सवाल पूछते अगर आपके विधायक ये चिट्ठी लिख दे कि उत्तर प्रदेश में कितनी हत्याएं हुई, क्या कार्रवाई हुई, तो कोई डिबेट का विषय नहीं था। लेकिन ब्राह्मणों की कितनी हत्याएं हुई अगर वो ये पूछ रहे हैं, तो मतलब ये माना जाए कि एक वर्ग विशेष आपके समय में सुरक्षित नहीं है। बाकी को आपके विधायक मान रहे हैं कि सुरक्षित हैं, लेकिन ब्राह्मण सुरक्षित नहीं, इसलिए उन्होंने पूछ लिया आपसे। इनके समय में जाति इनके मयंक पाल सिंह जी, आयुष जी, आ रहा हूं अभिषेक जी, एक सेकंड, कुछ सवाल है जरा मैं पूछ लेता हूं। मयंक पाल सिंह जी जवाब दीजिए। ब्राह्मणों को ही लेकर क्यों भाई? हत्याओं को लेकर पूछा जा सकता था। नहीं, क्या नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, इनको दिखाई दे रहा ना। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैंने कहा हर जाति, धर्म, हर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं। ब्राह्मण तो बीमा की जरूरत क्या है? मयंक पाल सिंह जी, अगर सब सुरक्षित हैं तो भाई बीमा की जरूरत क्या है? ब्राह्मण को हमेशा पूजा गया है। हम लोग ब्राह्मण की पूजा करते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। ये जात वर्ग की राजनीति ये करते हैं। उमाशंकर जी भी यही सवाल पूछ रहे थे मयंक पाल सिंह जी आपसे, उन्होंने यही सवाल पूछा कि अगर आप बीमा और वो भी ये कहें कि सिर्फ ब्राह्मणों का बीमा आप लोग करेंगे तो मतलब तो फिर उसका जो दूसरा है वो निकलेगा ना। क्या ये मान ले वो असुरक्षित हैं इसलिए उनको बीमा करा लेना चाहिए भाई अपना, और नहीं कराएंगे तो भाई आप भी तैयारी कर रहे हैं बीमा करने की। ये भी आपके एमएलसी की तरफ से कहा गया, खाका तैयार कर लिया आपने, आप उन गरीब ब्राह्मणों को भाई बीमा उनका करने वाले हैं। जवाब दीजिए मयंक पाल सिंह जी। एक बीमा करने वाले हैं, मैंने कहा पहले भी पूरे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जब ये केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो 9 मई 2015 से ही प्रधानमंत्री, जैसे इन्होंने कहा मुझे इस योजना का पता नहीं है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से हर व्यक्ति का
एक्सीडेंटल बीमा हर व्यक्ति का हुआ है, इनको पता नहीं है। आयुष्मान भारत में हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का, अगर व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित है, इनको क्यों नहीं, इन्होंने क्यों नहीं किया? तो मयनपाल सिंह जी, ये बात फिर आपके शायद एमएलसी को नहीं पता है, मुझे लग रहा है। और अगर वो ये बात कर रहे हैं तो फिर हम ये भी मान लें कि भाई हवा हवाई बात होंगी। जब दो प्रकार के इतने बड़े बड़े बीमा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री का आयुष्मान भारत जो योजना है उसका जिक्र आपने किया, और एक जो दूसरी योजना का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ये बीमा पहले से हो रखा है तो दूसरे और तीसरे बीमा की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है प्रदेश के अंदर राज्य सरकार को ब्राह्मणों का अलग से बीमा करने की है? मयनपाल सिंह जी, क्या जरूरत है अलग से बीमा करने की भी ब्राह्मणों की, जब वो ऑलरेडी कवर्ड है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार की सारी योजनाएं धरातल पर दिखाई देती हैं। मयनपाल सिंह जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मयनपाल सिंह जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि अगर केंद्र सरकार की योजना चल रही है, ऑलरेडी कवर्ड है, ब्राह्मण भी तो आएंगे ना उसके अंदर, ब्राह्मण भी तो कवर्ड है ना। जब सारी जनता है तो सारी जनता के अंदर ब्राह्मण भी है, वो भी कवर्ड है। अगर वो कवर्ड है, वो सिक्योर्ड है, तो फिर आपकी एक नई बीमा की जरूरत क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? ये भी समझाइए साथ में, नई बीमे की क्या आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में? अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बीमे की अगर आवश्यकता और अलग से अगर करना तो हमारी सरकार करे, तो इसमें इनको बुरा क्या, दर्द क्यों हो रहा है? इन्हें दर्द क्यों हो रहा है? और हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अरे तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों पर खतरा है, ब्राह्मणों को गोलियां मारी जा रही है इसलिए। चलिए अभिषेक मिश्रा जी को भी शामिल करते हैं। अभिषेक मिश्रा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी आयुष जी, ये जो बात कह रहे हैं माननीय विधायक जी, पहले तो इस नाम की कोई बीमा है नहीं। एक जीवन ज्योति बीमा जरूर चलाते हैं, जो जिस बीमा की ये बात बार बार कह रहे हैं स्वास्थ्य और उससे जोड़ करके, वो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ की बात है। तो क्या ये बताना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों की एक्सीडेंटल डेथ होने जा रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अपनी बीमा करवा लें? इनको जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन ज्योति अलग है, ये दोनों योजनाएं वो अलग योजना है, वो अलग योजना। मुझे लगता है आपके पास व्हाट्सएप आ गया है, अच्छी बात है। लेकिन स्वास्थ्य की जो बात है वो एक्चुअली स्वास्थ्य की योजना जो वो आयुष्मान भारत है। सवाल ये नहीं, मैं सवाल सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आयुष जी, आज ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ब्राह्मणों के नाम पे अलग से बीमा देना चाह रहे हैं। ये बात आप प्लीज रिकॉर्ड कर लीजिए कहीं भी, क्योंकि मेरे पास इसकी क्लिप आप मुझे जरूर भेज दीजिएगा। मैं इनको सिर्फ इसी बात पे, जो आज ये पूरे देश के सामने आपके माध्यम से घोषणा कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसी बात पे इनको स्टैंड कराना चाहूंगा। आज के बाद मेरा ये निवेदन है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस बात से मुकरे न दोबारा। माननीय विधायक जी से पूछिए, मुकरेंगे तो नहीं इस बात से, पलटेंगे तो नहीं, बाद में ये तो नहीं कहेंगे यार वो तो जुमला था, चुनाव में का वक्त आ रहा था इसलिए दे दिया, या कोई और बात थी। इनसे कह दीजिए, इन्होंने कहा ना जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। मेरा चैलेंज है ये करके दिखा दे। चलिए अभिषेक मिश्रा जी, स्वागत करेगा, ये डिबेट रहेगी, और ये डिबेट और इसकी क्लिप भी आप जरूर रखिएगा ताकि आपको भी आगे आसानी हो। लेकिन एक सवाल अभिषेक जी मेरा आपसे भी है और उमाशंकर जी आपसे भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सेकंड जी आयुष जी 10 सेकंड जी जल्दी से कंप्लीट करें। अगर नहीं किया इनकी सरकार ने और इनके मुख्यमंत्री ने, तो क्या ये अपनी सरकार के खिलाफ सवाल पूछेंगे हाउस में? क्या ये अपनी सरकार के खिलाफ बयान देंगे? महेंद्र जी इतना जवाब देते जाएं आज पूरे देश के सामने। अगर जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है, अगर इन्होंने नहीं किया ब्राह्मणों के लिए अलग से बीमा, तो क्या ये उसका जवाब देंगे और कल को अपने मुख्यमंत्री से पूछेंगे क्यों नहीं किया? इसका हाँ या ना में जवाब दे। चलिए इसका हाँ या ना में मैं जवाब ले लूंगा। लेकिन अभिषेक जी, अचानक से ये ब्राह्मण कहां से केंद्र में आ गए? थोड़ा सा इसको भी सारी राजनीतिक पार्टियां समझाएं भाई। अगर आप ये कहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है, हत्याएं क्या हो रही हैं, उसको लेकर सवाल आप इनसे पूछ रहे होते, आज ये ब्राह्मण केंद्र के अंदर क्यों है? क्या आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि आप परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, उधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितिन प्रसाद कहते हैं कि जो परशुराम की जयंती थी उसका जो अवकाश आपने जो है बंद कर दिया, वो दोबारा से शुरू करिए। ये ब्राह्मण वोट बैंक, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि राजनीति का जो रास्ता है वो यहीं से खुलेगा? इसलिए सभी पार्टियों को ब्राह्मणों की चिंता होने लगी है। और आपके समय में भी ब्राह्मणों के लिए क्या विशेष योजना बनाई गई थी? अभिषेक जी थोड़ा वो भी बताइएगा साथ में। बिल्कुल बिल्कुल आयुष जी, मैंने कभी भी, आप रिकॉर्ड अपना पूरा चेक कर लीजिए, मेरे 8 साल 9 साल के राजनीतिक करियर में मैंने आज तक ऐसी बात नहीं कही कि किसी एक जाति विशेष के बारे में। आपको मेरा चैलेंज है, आप देख लेना, आज भी नहीं कही। आपके पास जितनी क्लिप्स है उसमें किसी में हो, मैंने नहीं कहा। मैं तो अपनी आस्था के सवाल को लेकर के जाया था। मैंने कहा भाई भगवान परशुराम की मैं मूर्ति लगाना चाहता हूं, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, मैं अपने आप को उनका वंशज मानता हूं, इसलिए दुनिया की सबसे अच्छा प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा करेंगे, छोटा मोटा काम तो करेंगे नहीं।
मैं करूंगा तो दुनिया का सबसे अच्छा काम करूंगा, मैं उस नियत से ट्रेंड हूं, मेरी ट्रेनिंग है, मेरे पिताजी का दिया हुआ संस्कार है वो। तो मैं उस पे वो लगाना चला, मैंने कहा मैं भगवान की सबसे बड़ी दुनिया की प्रतिमा लगाऊंगा उस पे। भारतीय जनता पार्टी को अगर सच में श्रद्धा है, मैं तो कह रहा हूं आपके ओपनली कह देता हूं, चलिए मैं आज आपके सामने, अगर ये लगा दें, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, 5 साल में 25 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जो भगवान परशुराम, जिनको हमने भगवान मान के, भगवान विष्णु का छठा अवतार मान के उनकी जयंती की घोषणा की, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने घोषणा की, उसको इन्होंने, उनके मुख्यमंत्री जी ने महापुरुष बता करके कि भगवान नहीं महापुरुष हैं, उनकी छुट्टी खत्म कर दी। हमने दी थी उसकी छुट्टी। मैं इनसे कहता हूं आप उनकी छुट्टी घोषणा कर दीजिए, मैं आपकी तारीफ करूंगा। आप एक 250 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति लगा दीजिए, मैं आपकी तारीफ करूंगा। मैं खुद भी वहीं दर्शन कर लूंगा, मैं खुद भी वहीं चला जाऊंगा, वहीं पूजा पाठ करूंगा, मुझे पूजा पाठ से मतलब है। मायावती जी कह रही है जब हमारी सरकार आएगी तब लगाएंगे, कांग्रेस अलग कह रही, मैं तो कह रहा हूं आज काम कर रहे हैं ना। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी मुझे एक चीज थोड़ा सा और समझाइए, क्योंकि कई चर्चाओं में भी मैं बहुत बार पूछ चुका हूं। मुझे बताइए, ठीक है अच्छी बात है जिस पर आस्था मूर्तियां लगाइए, लेकिन अगर एक वर्ग विशेष की आप लोग बात कर रहे हैं तो मूर्ति लगाने से उस वर्ग विशेष का कल्याण कैसे होगा? मुझे थोड़ा यह समझाइए लॉजिक के साथ, कैसे कल्याण होगा? आयुष जी हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सबकी बात, क्या भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा तो सिर्फ अभिषेक मिश्रा जाएंगे वहां, आप नहीं आओगे, महेंद्र पाल जी नहीं आएंगे? भाई ये तो महेंद्र पाल जी का तरीका है कि एक आदमी की फोटो दिख जाए जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर का शिलान्यास हो। अगर मैं होता उनकी जगह, बोले थे ना, अगर मैं होता उनकी जगह तो निश्चित रूप से सबको बुलाता, सबको सम्मानित करता, मैं खुद जाया, बाद में जाकर के दर्शन करके आया। इन्होंने तो नहीं बुलाया, मैं जब मूर्ति लगाऊंगा तो इनको भी बुलाऊंगा, इनके सारे लोग को बुलाऊंगा। इन्होंने तो अडवाणी जी को और जोशी जी को नहीं बुलाया, इनकी ये लोग तो लोग ही कमाल के हैं। चलिए इनकी तो कोई कहना, चलिए अब आपकी बातों का मैं जवाब महेंद्र जी से लूंगा, लेकिन उमाशंकर जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। उमाशंकर जी, बिल्कुल, क्या वोट बैंक नजर आ रहा है और 2022 का रास्ता यहीं से सीधा निकलता हुआ, इसलिए ब्राह्मणों की याद अब ज्यादा सता रही है सारी राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि केंद्र में ब्राह्मण है? देखिए आयुष जी, कांग्रेस पार्टी इसको इस नजरिए से नहीं देखती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस पार्टी की 1885 से जो आइडियोलॉजी रही है, आज भी हम उसी पर कायम है। सबको जोड़ो और सबको समान अवसर दो आगे बढ़ने के लिए। इसी उत्तर प्रदेश में ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी 33 सालों तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है और 37 सालों तक गैर कांग्रेसी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में राज किए हैं। उस 33 सालों में कांग्रेस पार्टी ने 11 बार में 6 ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने एक बार भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दिया और आगे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी से तो आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी कभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे सकते हैं। सिर्फ तो उमाशंकर जी, इतना ब्राह्मणों का वर्चस्व रहने वाली पार्टी, ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी, ब्राह्मणों को जगह देने वाली पार्टी, भाई 37 साल से दूर क्यों हो गए? ब्राह्मण क्यों छिटक गया आपके साथ? और ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार तो बनती है जब ब्राह्मण साथ आते हैं। क्यों खिसक गए आप लोगों के साथ ब्राह्मण? ऐसा क्या कर दिया इतने चेहरे देने के बावजूद? देखिए ब्राह्मणों ने 2009 में हमको वोट किया और ब्राह्मणों ने लगातार हमको वोट किए हैं। और इस बार 2022 के चुनाव में देखिए ब्राह्मणों ने सपा को देख लिया, बसपा को देख लिया और भाजपा को देख लिया। इस बार वो घर वापसी करेगा, कांग्रेस में आएगा। उसने तो देखा कि कैसे मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी की सरकार में जनता की अगर सेवा करनी है तो सत्ता भी चाहिए, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में आती हैं, तो ब्राह्मण जरूरी है। इसलिए ब्राह्मण अब याद आ रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों के लिए होना चाहिए ये सब। यही तो सवाल मैं पूछ रहा था, क्या ब्राह्मणों पे बात सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्ता चाहिए? नहीं, हमने तो हमेशा याद रखा, हमने तो सभी जातियों को इंक्लूडिंग ब्राह्मण अपने दिल में रखा, इसीलिए हमने 6 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या देखा कि सपा के शासन में एक जाति विशेष का थानों पर कब्जा होता था, बसपा के सरकार में एक जाति विशेष का थानों पर कब्जा था
आज योगी जी के सरकार में एक जाति विशेष के 80% लोगों का थानों पर, कलेक्टर ऑफिसेज पर कब्जा है। ब्राह्मण को तो कभी न्याय नहीं मिला, चाहे वो सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी या अब योगी जी की सरकार है, ब्राह्मण को तो कभी मौका ही नहीं मिला। वो जो बड़े बड़े गेट बना रखे हैं, सिंह द्वार, यादव द्वार, जाटव द्वार, ब्राह्मण को तो उसके अंदर कभी प्रवेश ही नहीं मिला। तो ब्राह्मण अब जाए तो कहां जाए? तो ब्राह्मण अपने घर ठीक है, तो उमाशंकर जी आप भी भाई यूनियन लगवा दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर, थोड़ा लगे कि हम ब्राह्मणों को लेकर के सजग हैं। उसके वोटों का भाई ब्राह्मण आपके पास कैसे आए? थोड़ा सा उसको ले जाने के लिए सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि आपने जयंती क्यों कैंसिल कर दी, अवकाश क्यों कैंसिल कर दिया, दोबारा से करिए, मूर्ति लगा लीजिए, थोड़ा मुझे लगता है आपको भी फायदा मिल जाएगा। महेंद्र पाल सिंह जी, मुझे जरा ये बताइए कि जो बात आपकी तरफ बीमा की कही गई, क्या ये हम मान लें कि ये बीमा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? वो घर और अगर नहीं हुआ तो फिर आपका एक जुमला हो जाएगा, ये बात अभिषेक जी कह रहे हैं, और फिर इसी को लेकर वो विरोध भी करेंगे, इस डिबेट की क्लिप भी वो रखेंगे। बताइए महेंद्र पाल सिंह जी, और अगर होगा ये बीमा तो भाई बीमा की जरूरत भी क्यों पड़ रही है? सवाल उसके साथ ये भी रहेगा। ये केंद्र सरकार की योजना है। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया था, इनको पता नहीं है, ये पता कर स्वास्थ्य बीमा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा की बात कर रहे हैं। 9 मई 2015 को महेंद्र पाल सिंह जी, मैं केंद्र सरकार की योजना की बात नहीं कर रहा हूं। आपके एमएलसी की तरफ से जो बात कही गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ये तैयारी कर रही है कि जो पिछड़े ब्राह्मण हैं या जो जरूरत वाले ब्राह्मण हैं उनको वो बीमा कवर देने वाली है, ये राज्य सरकार की योजना है। और ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ रही है? एक तो केंद्र की योजना है, तो जरूरत क्यों है? और अगर आप दे रहे हैं तो कब तक देंगे, थोड़ा ये भी बताइएगा। और जरूरत क्यों पड़ रही है दो बीमा की, और राज्य सरकार को क्यों देना पड़ रहा है ये भी समझाइए, क्योंकि हम सब समझना चाहते हैं। क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि आप जाति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं, तो ब्राह्मणों के लिए ही क्यों जरूरी है? और लोगों को भी बीमा दीजिए, जो गरीब पिछड़े हैं उनको भी दीजिए। और अगर सबको दे रहे हैं तो फिर अकेले ब्राह्मण को देने की क्या जरूरत? महेंद्र पाल सिंह जी, देखिए सवाल है बहुत सारे, जवाब दीजिए आराम से, तसल्ली से। सबको दे रही है। अगर देखिए नहीं, देखिए हमारी सरकार सबको बीमा दे रही है, किन्हीं न किन्हीं माध्यम से सबको बीमा दे रही है। जहां तक ब्राह्मण की बात है, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का कोई फैसला लिया है तो इसमें इनको दर्द क्यों हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अरे कहाँ दर्द हो रहा है महेंद्र पाल सिंह जी? महेंद्र पाल सिंह जी, अभिषेक जी तो स्वागत कर रहे हैं, दर्द हो रहा है। अभिषेक जी तो स्वागत कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आप अभी दे दीजिए। भाई इसमें डिले मत करिए, आज नहीं अभी दे दीजिए, कमाल की जबरदस्त, कल पर तो डालिए ही मत। वो तो बल्कि इसकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आप देंगे ही नहीं, वो ये कह रहे हैं आप देंगे ही नहीं। आपके जो पिछले जो वादे रहे वैसे ही जुमला हो जाएगा, वो तो ये कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं खुश हो जाएंगे, आप दे दीजिए, ब्राह्मणों को दे दीजिए बीमा। नहीं, ये तो इनको देखना नहीं, इनके उमाशंकर पांडे जी को पता होना चाहिए कि इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा आता है भाई नीचे तक। इनके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर केंद्र से 1 रुपया चलेगा तो 1 रुपया नीचे तक पहुंचेगा। और आपको और हमारी सरकार ये करके दिखा रही है। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधान नहीं पता है। अब ये कहा जा रहा है कि केवल 10 पैसे नीचे जा रहे हैं। महेंद्र पाल सिंह जी नहीं, महेंद्र पाल सिंह जी देखिए फिर पुरानी बातों में चले गए। महेंद्र पाल सिंह जी देखिए इतनी पुरानी बातों में क्यों चले जाते हैं? महेंद्र पाल सिंह जी पुरानी बातों में क्यों चले जाते हैं? महेंद्र पाल सिंह जी पुरानी बातों में मत जाइए, थोड़ा वर्तमान में रहते हैं। मुझे ये बताइए, मैं आपकी बात से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। महेंद्र पाल जी, आपकी बात से मैं आपका ही सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि केंद्र की योजना है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, सबको बीमा मिल रहा है। उस बीमा कवर के अंदर हर एक हिंदुस्तानी है, उसमें प्रदेश की जनता भी इंक्लूड है। जिसको जरूरत है उसको बीमा आप दे रहे हैं। जब आप बीमा दे रहे हैं तो अलग से ब्राह्मणों के लिए स्पेशल बीमा की क्या जरूरत है? मेरा सवाल यह है, अलग से स्पेशल बीमे की क्या जरूरत है? वो हमारी सरकार, मैं तो वही कह रहा हूँ अगर तो आप मतलब ये मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं, आपकी सरकार मान रही है कि ब्राह्मणों को अलग से जरूरत है, ब्राह्मणों की स्थिति सही नहीं है, ब्राह्मणों का बीमा होना चाहिए, ब्राह्मणों पर जो काम होने चाहिए वो नहीं हुए, इसलिए आप दे रहे हैं अलग से, आप ये मान रहे हैं? महेंद्र पाल सिंह जी, आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी की इनका जवाब आ जाने दें। मैंने पहले भी कहा, इनका जवाब हमारी सरकार में हमारी सरकार में हमारे प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी
सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। इन लोगों को पता नहीं है, केवल ये जो डिबेट हो रहा है केवल 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, उसी को लेकर के इन लोगों को दर्द है। सरकार, इनके जमाने में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने गरीबों को, मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं आवास दिए, क्यों नहीं शौचालय दिया? महेंद्र पाल सिंह जी, देखिए सबको ब्राह्मण याद आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सबसे पूछा, और आपको भी अब याद आ रहे हैं ब्राह्मण। सवाल ये है कि ब्राह्मण अब आपको भी याद आ रहे हैं, ब्राह्मण अब आपको भी याद आ रहे हैं महेंद्र पाल सिंह जी। तभी स्पेशल बीमा देने की बात आप कह रहे हैं, अभी स्पेशल बीमा देने की आप बात कह रहे हैं। हमारे ही लोकतंत्र के कारण आप विधायक बने बैठे हो। चलिए अभिषेक जी। आयुष जी, नहीं, पाल जी आपके जवाब कारण नहीं दे कोई रहे विधायक नहीं हैं, बना है। इनको जवाब दिला दीजिए। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ी स्कीम गिना रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए। मैं सिर्फ एक सर्वे करा देता हूँ और उसके एक हफ्ते बाद फिर एक डिबेट रख दीजिए, मैं इन्हीं की विधानसभा का सर्वे करा देता हूँ। क्या उसमें ओडीएफ हो गया? क्या सबको मकान मिल गए, कोई बिना मकान के नहीं बचा? क्या सैनिटेशन हो गया? क्या क्लैरिटी हो गई? तो ये कैसी बातें करते हैं? कोई, देखिए, डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस होता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि ये सरकार हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। ये सरकार भी जाएगी, उसके बाद भी हिंदुस्तान यही रहेगा, हिंदुस्तान चलता रहेगा, देश में काम चलता रहेगा। जब मैं और आप नहीं होंगे तब भी चलता रहेगा। तो इस गलत फहमी में न रहे कि किसी ने कुछ नहीं किया और ये पूरे आसमान के तारे दिए दे रहे सबको। नहीं, लेकिन ठीक है अभिषेक मिश्रा जी, लेकिन एक सवाल जो मैंने पूछा, देखिए उमाशंकर पांडे जी भी यही बात कह रहे थे कि चाहे सपा की सरकार हो या बसपा हो या भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, ब्राह्मणों को अगर प्रतिनिधित्व किसी ने दिया तो वो तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। वो बात अलग है कि ब्राह्मण खिसक कर आप लोग के पास चले गए और अब 2022 नजर आ रहा है, इसलिए सबको ब्राह्मणों की चिंता हो रही है कि आप लोगों ने भी कुछ नहीं। मैं जवाब दे रहा हूं। एक तो मैं आयुष जी अपने कांग्रेस के साथी से निवेदन करूंगा, किसी दिन जनेश्वर मिश्र पार्क घूम आए। दुनिया का एक ऐतिहासिक पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। मैं, जहां तक आपने इसकी बात की, मैं आपको एक बात बताता हूं। मुझे नहीं पता कांग्रेस में कैसे निर्णय लिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कैसे लिए जाते हैं, लेकिन संविधान हिंदुस्तान का यह कहता है कि जो जितने विधायक जीत के आएंगे वो विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो अगर ये बता रहे हैं कि इन्होंने जबरदस्ती किसी को बना दिया था, तो शायद यही कारण है कि आज दोबारा जनता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मौका नहीं देने का मन बना रही है। जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता, हिंदुस्तान को संविधान के साथ चलना पड़ेगा। ये जो ठोक दो नीति चल रही है, जिसमें न्यायपालिका की कोई कीमत नहीं, जिसमें लेजिस्लेचर की कोई कीमत नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार निश्चित रूप से उसके खिलाफ निर्णय लेने जा रही है। तो ये कौन नहीं, लेकिन अभिषेक मिश्रा जी, चूंकि आज हम लोग चर्चा तो थोड़ा ब्राह्मण स्पेसिफिक होकर कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की चिंता सबको हो रही है। थोड़ा बताइए ब्राह्मणों के लिए क्या किया? आप जवाब तो लीजिए, आप जवाब तो लीजिए। सत्ता आप लोगों के साथ में जब रही तो आपने ब्राह्मण के लिए क्या किया जो इनसे बेहतर? जवाब तो लीजिए। हमने तो पूरी सरकार में सबको, मैंने आपको जनेश्वर मिश्र जी का उदाहरण दिया, हम लोगों को मौका मिला, हमने हनुमान जी की मूर्ति लगाई, भगवान श्री कृष्ण की लगाई, हमने ब्राह्मणों को जहां संस्कृत विद्यालय में एडमिशन किए, संस्कृत विद्यालयों की संख्या बढ़ाई, एडेड बढ़ाई, संस्कृत के नए टीचर्स भर्ती किए, हमने जो संस्कृत और संस्कृति से जुड़ी चीजें उसको बढ़ाया, यश भारती जैसे एक प्रोग्राम को लगाया जिसमें कि लोगों को सम्मान मिल सके, जो कि आके भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। इनको तो संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, इन्हें तो सिर्फ, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ एक काम जानते हैं। मैं बार बार पूछना चाह रहा हूं और अपने कांग्रेस के साथी से भी मदद चाहूंगा इसमें कि महेंद्र पाल जी ऑलरेडी इस बात का जवाब दे दें कि क्या ये जो घोषणा बता रहे हैं कि इनके मुख्यमंत्री ने की है, तो क्या यह घोषणा लागू सच में उत्तर प्रदेश में हो जाएगी? नहीं होगी। और नहीं होगी अगर, तो क्या ये अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ स्टैंड लेंगे? क्या ये मुख्यमंत्री कहेंगे कि भाई आपने कहा था, मैंने टीवी पे पूरे देश के सामने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के लिए अलग से इंश्योरेंस लाने जा रही है, इसको कर दीजिए, वरना हम लोगों की बड़ी बदनामी होगी, वरना हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। पूरा प्रदेश कहेगा, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान कहेगा भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती। बाद में बताएंगे ये भी जुमला था, तो क्या ये करेंगे? और मैं कांग्रेस साथी से मदद चाहूंगा कि इसका जवाब लेने दीजिए। हम लोग जवाब पूछ ले, महेंद्र जी इसका जवाब दे दे पूरे देश। चलिए जवाब ले लेता हूं, महेंद्र जी जवाब दे दीजिए। पहले तो इनको इस बात की मैं जवाब दे दूं कि पहले मेरे विधानसभा का सर्वे करा लें और मेरे विधानसभा में देखें कि कितने आवास 2017 से अब तक हमारे विधानसभा में कितने आवास बने हैं। पहले प्रश्न का इनका, पहले इन्होंने एक प्रश्न किया है इन्होंने, तो ये पहले मेरे विधानसभा का सर्वे करा लें, स्वयं पता चल जाएगा कि हमारे विधानसभा में कितने आवास मिले हैं, कितने
इनसे कितने शौचालय debate बने का हैं? जवाब ले लीजिए। कितने घरों में बिजली चलिए। दी गई है? चलिए मयंक जी, इस पर हम लोग किसी दिन और चर्चा कर कितनी लेंगे और सर्वे भी सड़कों का करवा निर्माण लेंगे। हुआ है? हम लोग सर्वे भी करवा लेंगे, ये भी चर्चा कर लेंगे कि भाई कितना आप लोगों ने पहुंचाया, 1 रुपए जो ऊपर से चला वो बिल्कुल। नीचे तक कितना पहुंचा, कितना लाभ मिला, इस पर बिल्कुल। भी हम एक दिन चर्चा करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए भाई, ये योजना जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, ये होगी, मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर? होगी या जुमला रह जाएगा? इतना जवाब दे दीजिए इसका। आज। ये जवाब चाह रहे हैं बार बार समाजवादी देखिए- पार्टी की तरफ से अभिषेक जी। देखिए मैं नहीं, उत्तर प्रदेश जवाब चाह रहा है। अभिषेक मिश्रा का क्या वो है? देखिए उत्तर मैंने प्रदेश पहले भी जवाब चाह कहा रहा है, कि अगर आयुषी। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अगर कोई फैसला लिया है तो उस पर निश्चित है कार्रवाई होगी। इनको हम इनको हम टाइम और डेट दे दें? हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई निर्णय लिया अगर है, नहीं होगी तो ये तो विरोध निश्चित है उस करेंगे। पे- अगर नहीं होगी तो विरोध मैंने करेंगे। कहा कि भारतीय जनता हमारा पार्टी साथ जो देंगे, कहती उत्तर है, प्रदेश का अभिषेक साथ मिश्रा जी, देंगे। इंतजार वो कर करती लीजिए, है। हो सकता हो चुनाव तक हो जाए। उमाशंकर जी, मैंने कहा कि मेरी पार्टी इंतजार जो कर लीजिए, हो कहती सकता है है, चुनाव वो तक नहीं हो हुई जाए। है। चाहे वो आयुष उमाशंकर पांडे जी, मेरा चैलेंज भाई है, ब्राह्मणों की प्रदेश चहेती तो सरकार सारी है। पार्टियां बनना चैलेंज चाह नहीं रही हैं, करेंगे। और आपने भी चूंकि जिक्र इनकी किया कि नीयत आपने नहीं तो है, मुख्यमंत्री कर दें। तक बनाए मेरा ब्राह्मण, चैलेंज है। लेकिन विधायक दल का जो नेता है वो तो विधायक ही चुनते हैं ना। अगर अखिलेश जी को कोई चुनेगा तो वो अखिलेश जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, योगी जी को यहाँ चुनेंगे तो योगी जी ही बनेंगे। मतलब आप योगी जी को जबरदस्ती बने बना रहे कि थे नहीं क्या बने? ब्राह्मणों को? इस वजह से छिटक गए ब्राह्मण आपसे? नहीं आयुष जी, फिर तो ये मैं संयोग कहूंगा और आश्चर्यजनक संयोग कहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह जी भी चुने गए और अखिलेश यादव जी भी चुने गए, 4 बार मायावती जी भी चुनी गई। ये सुखद आश्चर्य और ये विचित्र संयोग सपा और बसपा के साथ है कि वहां पर मुलायम सिंह जी भी चुने जाते हैं बार बार, अखिलेश जी भी, और 4 बार मायावती जी चुन ली जाती है। अब अभिषेक तो जी का मैं जवाब मैं इस जान रहा हूं वो विचित्र क्या देने संयोग वाले हैं। को प्रणाम करते हुए आयुष। अभिषेक मिश्रा जी को बधाई मैं चलिए अभिषेक जी, अभिषेक मिश्रा जवाब जी दे दीजिए को जल्दी से। बधाई देना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के जी। ब्राह्मणों को भी सलाह देना चाहता हूं कि वहां आप वोट डालेंगे तो वहां से अखिलेश यादव जी ही निकलेंगे, मायावती जी ही निकलेंगी, कोई तीसरा नहीं निकलने वाला है। ये विचित्र उमाशंकर संयोग जी, मुझे है। लगता है आपको भी सपा और पता है कि इसका बसपा के काउंटर साथ। आपके पास क्या आने भाजपा वाला है। के लेकिन ठीक है, साथ भी चलिए यही संयोग अब चूंकि है। आपके प्रतिद्वंदी यहाँ बैठे तो उन्हीं से मैं उन्हीं के मुंह से सुन लेता हूँ। अभिषेक मिश्रा जी, नहीं जवाब ये दीजिए। ये भाजपा इसका- के साथ भी यही है। उस मटके में ब्राह्मण वाली पर्ची ही नहीं है। सपा बसपा और भाजपा के मटके में ब्राह्मण वाली पर्ची ही नहीं है, तो ब्राह्मण का मुख्यमंत्री चलिए, वो निकलेगा पर्ची कैसे? कांग्रेस पार्टी के पास है, लेकिन वो मुख्यमंत्री तक ही सीमित हैं। देखिए, उससे ऊपर नहीं हो दिक्कत सकता क्या है ब्राह्मण चेहरा। आयुष जी, हाँ, आयुष मेरे- जी, दिक्कत क्या है? मेरे मैं पास आपको तो दिक्कत है। बताऊं। बात नहीं, पंडित सब- राहुल जी जो- भी हैं, पंडित राहुल गांधी जी भी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, मोतीलाल नेहरू जी भी थे, इंदिरा गांधी जी भी थी। हमारी तो एक श्रृंखला है, एक सतत श्रृंखला आयुष है। जी, और इनके अलावा कोई हो सकता है क्या? आयुष जी, मैं एक सवाल, मैं एक बात कहना मनमोहन चाहता सिंह हूं जी आप भूलेंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं दिक्कत- थी। लगातार अभी पुरानी बात है, 10 साल पुरानी। मनमोहन सिंह जी को कैसे चलिए, भूल रहे हैं? अभिषेक जी- लाल बहादुर शास्त्री जी को कैसे भूल रहे हैं? अभिषेक पीवी जी- नरसिम्हा राव जी से लेके गुलजारी लाल नंदा जी तक कैसे भूल रहे हैं? अभिषेक जी, आयुष जी, दिक्कत उत्तर प्रदेश में ये हो रही है कि कांग्रेस अभी भी मटके पे अटकी हुई है, जबकि दुनिया जो है ईवीएम तक पहुंच गई है। अब वो मटके से बाहर ही नहीं निकल रहे कांग्रेस वाले। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है, इन्हें कहीं मटके से बाहर निकले, दुनिया बटन नहीं, तक भारतीय पहुंचे। जनता दुनिया पार्टी। टेक्नोलॉजी के रास्ते पे दुनिया चल पड़ी है। अब ईवीएम लेकिन का अभिषेक बटन मिश्रा दबाया जी जाता देखिए है, भाई, कोई मटका उमाशंकर डिब्बा जी का भी नहीं है। जवाब तो जो है वो बड़ा वैलिड है। क्या भाई सुनिए। अखिलेश यादव नहीं, या नहीं, मुलायम नहीं, सिंह के तो अलावा कोई अखिलेश हो जी तो सकता है ईवीएम का मुख्यमंत्री का विरोध चेहरा करते हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक जी, अंदर? आप कैसे तारीफ कर रहे हैं? देखिए, जवाब नहीं, अभिषेक वो- मिश्रा जी आपको भी अखिलेश देना जी तो पड़ेगा, लगातार ईवीएम का विरोध मैं दे कर रहा हूं। रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो आप बता दिया कि हमको मनमोहन EVM पे सिंह भी लाना थे। चाह रहे हैं। अब और भी हमारे तमाम कांग्रेस नामों के का साथी उन्होंने हैं, तो जिक्र कर बोले दिया। तब खैर तो- उतनी तब तो पुरानी बोले। बातों में तो मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप भी फिर जवाब दीजिए भाई, मुख्यमंत्री हो सकता है क्या अगर ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की ही बात हो रही है तो? देखिए, जिसको हमारा विधायक मंडल चुनेगा वो बनेगा मुख्यमंत्री। साफ सी बात है। आपकी पूरा उत्तर प्रदेश इस बात पे है कि हम लोग, वही तो कह रहे हैं ना उमाशंकर जी, वही पूरा पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश कि इस ये बात विचित्र का मन संयोग बना रहा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में क्यों देखने को मिलता है? नहीं, कि मुलायम सिंह से लेकर के अखिलेश यादव तक सिर्फ मान ली इंदिरा वही गांधी चेहरे जी के लिए होंगे। क्यों था? मान ली पंडित जवाहरलाल अभिषेक नेहरू मिश्रा के जी लिए क्यों नहीं हो था? सकते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा?
नहीं, देखिए ये विधायक मंडल दल चुनता है। इनको ये बात पता होनी चाहिए। हम लोग विधायक लड़े हैं, सरकार बनाई है, 5 साल चलाई है। एक तरीका है उसका, विधायक मंडल दल की बैठक होती है, वो अपना प्रपोजल होता है, उसको कोई सेकंड करता है, उसमें वोट पड़ते हैं, उसके बाद चलिए एक आखिरी सवाल मैं मयंकपाल जी से और ले लेता हूं, क्योंकि सवाल मयंकपाल जी के लिए थे। मयंकपाल जी, भाई आरोप आप लोग के ऊपर जो लग रहे हैं और खासतौर से आपके तो मटके के अंदर बता रहे हैं पर्ची नहीं ब्राह्मण की, प्रतिनिधित्व क्या करेंगे आप लोग? जल्दी से जवाब दीजिए, चर्चा यहीं समाप्त करूंगा मैं। अरे सर, आयुष जी, इनको पता ही नहीं है, इनको तो ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है। जब इनकी पार्टी जीतती है तो कहते हैं ठीक है, जब भारतीय जनता पार्टी का जब जीत होती है तो ये कहते हैं ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है। मैं इनको बता दूं कि 2022 में सपा, बसपा और कांग्रेस सबका सूफड़ा साफ हो जाएगा। ईवीएम में आपको कमल का फूल ही दिखाई देगा, मटके में कमल का फूल ही दिखाई देगा। ये किस चश्मे से देख रहे हैं 2022 का चुनाव। चलिए मयंकपाल सिंह जी, आप किसी बात के साथ मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि किसके पास कौन सा चश्मा है और कौन किस चश्मे से देख रहा है ये इतर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को लेकर के इस समय जो सियासत चल रही है वो किस करवट जाकर रुकती है या किस करवट जाकर बैठती है, ये वक्त के और भविष्य के गर्त में ही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।